नमस्कार। मैं आपका दोस्त सी मनमोहन जिंदल, एक्स कैनरा बैंक, रजिस्टर्ड वैल्यूअर इंस्टीट्यूट एंड फाइनेंशियल फ्रॉम मुंबई। So today we shall discuss the Chinese wall concept in the securities industry. Now we know that companies, business organizations comprise several different departments. So they cannot be say that they are independent legal entity by law. Every department, though within the umbrella of a company or a firm, they are having some independency in their work. However, they are not dependent, they are not independent of the company's policy. So they have to bind or obey the company's policies. So being scattered the departments, intermediaries such as security firms, which as a commercial realty need to undertake comprehensive business through multiple departments so to improve their market competitiveness. तो सिक्योरिटीज कंपनीज भी उन डिपार्टमेंट्स के संपर्क में आती रहती हैं, बातचीत करती रहती हैं, अपने बिजनेस के सिलसिले में मिलते रहते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के सिलसिले में रहते हैं। कोई सप्लाई करता है, कोई परचेज करता है, कोई सर्विसेज देता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है इन लिस्टेड कंपनीज में यदि कोई एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन गिव्स राइट टू कंसर्न्स ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग। यदि उस कंपनी के शेयर्स की जानकारी किसी डिपार्टमेंट के पास है और वह किसी को पास ऑन करता है तो यह इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला बनता है। सो इंडियन सिक्योरिटी रेगुलेशंस प्रोहिबिट करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को ऑफेंस मानता है। द ऑफेंस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग विच कमिटेड व्हेन ए पर्सन हु पोजेस, जिसके पास वो इंफॉर्मेशन है दैट इज अनपब्लिश्ड है, अभी तक मार्केट में नहीं आई है, अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, प्राइस सेंसिटिव है, जिससे कि शेयर का भाव ऊपर नीचे जा सकता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है यूपीएससीआई, मीन्स possessing the unpublished sensitive information relating to securities of a public listed company trading in securities of such company। तो जिस कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट होकर के ट्रेड हो रहे हैं, यदि उससे संबंधित कोई अनपब्लिश्ड जानकारी किसी कंपनी के ऑफिसर के पास है तो और वह किसी को पास ऑन करता है जिससे कि उसका पर्सनल गेन हो सकता है, किसी दूसरे का पर्सनल गेन हो सकता है, मार्केट में किसी को चीट किया जा सकता है, तो वह एक ऑफेंस है और इंडियन सिक्योरिटी रेगुलेशन इसको प्रोहिबिट करता है। इसमें ट्रिगर क्या है कि वह इंफॉर्मेशन किसी एक आदमी के पोजीशन में होनी चाहिए और वह यूज राइट टू यूज उसका उसके पास नहीं होना चाहिए। मीन्स ही कैन नॉट बी ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन इनटू द पब्लिक डोमेन और टू हिज नियर एंड डियर। सो the policy objective for this measure to ensure that security trading occurs on a level playing field। मीन्स इसका मकसद सिर्फ पॉलिसी का ये है कि जो शेयर मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो सबके लिए समान है, किसी एक आदमी को उसमें अननेसेसरी इंटर करने का अधिकार नहीं है। So it seeks to prevent the insider from possessing an unfair advantage
or public investors arising out of the mere possession of UPSCI means unpublished information known in the context of insider trading as information spent. मीन्स जो उसके पास इंफॉर्मेशन का स्रोत है, जो पोजीशन है, जो एक्स्ट्रा पावर है, वह उसको यूज नहीं करेगा अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए या किसी अपने रिश्तेदार को अनफेयर एडवांटेज देने के लिए। अभी आपने सुना होगा कि टीवी एंकर्स के ऊपर बहुत पेनल्टी लगाई, सेबी ने उसको बहुत गलत माना और उन्होंने टीवी पर बैठकर उन शेयर्स के दाम जिसको का ऊपर जाएंगे वो गिरे और जिसको गिरेंगे वो ऊपर गए, तो उनका रिवर्स लेवल पे उन्होंने अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए शेयर मार्केट को यूज किया और प्रॉफिट कमाया। उसको सेबी ने बड़ा कंडेम किया। सो इस मिसयूज को रोकने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 2015 हिंदुस्तान में काम कर रहा है, जो प्रोवाइड करता है सर्टेन डिफेंसेस टू द प्रिजम्प्टेड चार्ज ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग। यदि किसी के ऊपर इस टाइप के चार्जेस हैं तो उसको पनिश किया जा सकता है, और जिसके ऊपर ऐसे चार्जेस नहीं है तो उनको डिफेंड किया जा सकता है। तो सर्टेन एक्शंस इसके अंदर हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। Another method is the use of Chinese wall that is available to non-individual insiders whose constituent member may possess UPS। तो इसी तरह का ये जो रेगुलेशन है, इसका भी एक चाइनीज वॉल भी है जो कि स्टेप्स बताता है कि कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जाए। सो इन चाइनीज वॉल में क्या रहता है? इट रिप्रेजेंट्स ए सेल्फ एनफोर्स्ड इंफॉर्मेशन बैरियर consisting of systematic as opposed to ad hoc, means it's a systematic, ad hoc नहीं है, procedural है, structural है, और एक अरेंजमेंट डिजाइन टू स्टेम द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन सच ऑर्गेनाइजेशन। तो वो इंफॉर्मेशन कैसे कैसे फ्लो होगी उसका एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है, उसी को चाइनीज वॉल कहा जाता है। सो इंडिया में सेबी ने प्रोहिबिट किया था इनसाइडर ट्रेडिंग फर्स्ट टाइम इन 1992 अंडर द सेबी प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन एक्ट 1992। Originally, the Chinese wall concept was not in the regulations of 1992 as a defense. However, Regulation 3B was introduced as an amendment in 2002, which brought the Chinese wall defense into 1992 regulation. So, in India में भी जो सेबी ने भी इस चाइनीज वॉल डिफेंस को लागू किया है 2002 अमेंडमेंट के माध्यम से। So what is this? In 3B, it is that the decision to enter into the transaction or agreement was taken on its behalf by person or persons other than the officer or employee of the organization that possess the UPSCI। मतलब जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो अलग रहेगा बंदा, और जो ट्रांजेक्शन करेगा वो ऑफिसर या पर्सन अलग रहेगा। Company has put in place such system and procedures and demarcate the activities of the company in such a way that person who enters the transaction in securities on behalf of the company cannot have access to information, including the unpublished public information, which is possession of the other officer or employee of the company। तो जो लोग ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हैं उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, अनपब्लिश इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है,
और वह किसी दूसरे ऑफिसर के पास होती है और उसके ऊपर सम मॉरल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए होते हैं। सो जब ये ऑपरेशन में है तो अरेंजमेंट दैट कुड reasonably expected to ensure that information was not communicated to the person or persons who made the decision, and that no advice with respect to the transaction or agreement was given to that person or any of those persons by that officer or the employee. तो उस आदमी के पास जिसके पास इंफॉर्मेशन है वह उस आदमी को नहीं पहुंचाएगा जो कि ट्रांजैक्शन कर रहा है, और फैक्चुअली इट इज फैक्चुअली दैट इंफॉर्मेशन नॉट सो कम्युनिकेटेड, नो सच एडवाइस पास गिवन। तो कोई भी एडवाइस नहीं दी जाएगी, कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं की जाएगी, ट्रांजैक्शन करने वाला आदमी अलग रहेगा, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो अलग रहेगा, तो उन दोनों का कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं रहेगा। सो चाइनीज वर्ल्ड डिफेंस कैसे काम करता है कि इंडिविजुअल्स हु वर इन पोजीशन ऑफ सच अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वर डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल टेकिंग द ट्रेडिंग डिसीजन। जो ट्रेडिंग डिसीजन ले रहा है वो आदमी अलग है और जिसके पास इंफॉर्मेशन है वह अलग है, and such decision making individuals were not in possession of such unpublished price sensitive information when they took the decision of the trade. Appropriate and adequate arrangements were in place. So these are the words appropriate and adequate have the meaning. So we shall discuss these words in any other video because there is a time constraint here. To ensure that these regulations were not violated, तो ये रेगुलेशन वायलेट नहीं होंगे, appropriate और adequate arrangements किए जाएंगे, that no unpublished price sensitive information was communicated by the individuals possessing the information to individuals taking trading decisions, and there is no evidence of such arrangement having been reached. तो इसका कोई भी एविडेंस पाया नहीं गया है कि उसने ये चीजों को रीच किया है। सो चाइनीज वॉल इज ए मल्टी लेयर्ड and it should be established like that. It must be identified if any of the members of a corporate insider possess UPIs. उन आदमियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, उनको ऊपर एक्स्ट्रा नजर रखी जाएगी, एक्स्ट्रा रेगुलेशन इम्पोज होंगे जिसके पास अनपब्लिश इंफॉर्मेशन। The corporate insider should establish that individuals that took the trading decision were different from the members who possess the UPSCI identified in the first step. तो इस स्टेप के अंदर जो आइडेंटिफाई किया गया बंदा वह ट्रेडिंग नहीं करेगा। And appropriate and adequate arrangements were in place to ensure compliance with the insider trading regulations, and that no UPSC was communicated by the person or individual purchasing UPI individual who took the trading. Or lastly, there should be no evidence of such arrangement having been reached. कि कोई भी जैसा जो ऊपर दो शब्द दिए गए, दो पॉइंट दिए गए वो ब्रीच नहीं। So this cannot be treated as something that insider must prove, that as it is required proof of negative, particularly when the SEBI heavily relies on the circumstantial evidence such as telephone calls, common address, etc. support findings और वायलेशन इंसाइडर ट्रेडिंग। तो ऐसा नहीं है कि जो इंसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है उसको ही प्रूव करना है सारी चीजें, क्योंकि ये सर्कमस्टेंशियल है और बहुत सारी चीजें फोन कॉल कम्युनिकेशन, so many things are seen when a person is proved to be guilty of the insider trading. So first two steps have been established, ये देखने के लिए कि क्या कुछ ब्रीच हुआ है। First two steps have been established. SEBI must carry the burden to prove that there is evidence of breach of the
चाइनीज वॉल बाई सच इनसाइडर। यदि पहले 2 पॉइंट ब्रीच होते हैं तो ये माना जाएगा कि चाइनीज वॉल ब्रीच हुए हैं, और यदि पहले 2 पॉइंट नहीं ब्रीच होते हैं तो यह नहीं माना जाएगा कि चाइनीज वॉल फेल हुई है, एंड द डिफेंस मस्ट स्टैंड। सो बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज फ्रॉम माय साइड। Sometime we don't know about the concept of insider trading, different names having the insider trading, what concepts are in India prevailing in insider trading. Insider trading is a offense you should not do if you are having any unpublished sensitive information about the company, so that shares may affected of that। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।